हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने स्टार्ट किया था 12th के रिगार्डिंग वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। उससे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अभी हमने टाइप्स देखे थे, ठीक है, और वेक्टर होते क्या उसके बारे में हमने थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखी। तो उससे फर्दर प्रोसीड करते हैं। वेक्टर के कुछ लॉज हैं, वेक्टर के लॉज जो कि आप ऑलरेडी 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ होता है आपका ट्रायंगल लॉ, है ना, ट्रायंगल लॉ। अगर सपोज ये आपको वेक्टर देखना है ए वेक्टर एंड दिस वन बी वेक्टर, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर के थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी जो थर्ड साइड होगी वो उनके रिजल्टेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर होगा। सेकंड पार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। अगर दो वेक्टर हैं, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट है, अगर ये पैरेललोग्राम की साइड है ना, अगर सपोज ये पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके डायगोनल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो आर वेक्टर होगा, ठीक है। अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। इससे देखो हम कैसा है, आपने एनालिटिकल अप्रोच देखा होगा 11th क्लास में। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर ये भी तो बी वेक्टर होगा, ये है ना, ये होगा हमारा बी वेक्टर, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो मैं इसमें पीजीटी लगा सकता हूँ। आपने रिजॉल्व पढ़ा होगा, रिजोल्यूशन, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर का सबसे बेनिफिशियल थिंग क्या है कि आप वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये आपका ए वेक्टर है ना, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, है ना, उसे हम बोलते हैं ए कॉस थीटा। जो थीटा के जो सामने वाला होगा ना, जो थीटा के साथ जो है वो बनेगा कंपोनेंट, उसे बोलते हैं ए कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे बोलते हैं ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, है ना, ठीक। तो ये हो गया इसका थीटा के साथ जो होता है। जो अब मैं बात करूंगा किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने का क्या है। अगर मान लो ये वेक्टर है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा के हमारे जो है परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, ये भी हो सकता है ए साइन थीटा और ये भी हो सकता है। इसे हम अवॉइड कर रहे हैं, वाई, क्योंकि हमेशा ए साइन थीटा उस साइड लेना है जिसमें हमें जो रिजल्टेंट हो मिड में मिले। तो देखो ये रिजल्टेंट है बीच में मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ये साइन थीटा, तो इनके बीच में तो है ही वेक्टर, है ना, तो इससे हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस थीटा और उसी की जो परपेंडिकुलर होता है उसे बोलते हैं ए साइन थीटा। लेकिन परपेंडिकुलर ये भी पॉसिबल है, परपेंडिकुलर ये भी पॉसिबल है। तो इसे हमने क्यों रिमूव किया, क्योंकि इन दोनों का जो मिड में है, इन दोनों के मिड में हमारा वेक्टर आना चाहिए, जबकि इस केस में आ नहीं रहा है, तो इसलिए इस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, इजंट इट, ठीक है। अब मैंने बी वेक्टर, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मैं इसका ट्रायंगल का नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी। जी तो ऑलरेडी है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, पी क्यू आर दे दिया, पी क्यू आर। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो इस ट्रायंगल इस टाइप का बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज बी, नहीं दिस इज, ये हमारा बी है तो ये हमारा क्या बनेगा, बी कॉस थीटा, क्योंकि हमारा अगर थीटा एंगल बना रहा था तो ये भी क्या बनाएगा, थीटा एंगल। तो जो इसका ये हॉरिजॉन्टल बी वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पी क्यू, ये किसके इक्वल होगा, बी कॉस थीटा के इक्वल। मैग्नीट्यूड ले लेना खाली, तो आप बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओनली बी बोलो या बी वेक्टर बोलो, है मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी वो देखेंगे। तो बी कॉस थीटा, और ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा हमारा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, पी क्यू आर। तो अगर मैं बड़ी वाले इससे मैं रफ कर देता हूँ, अगर मैं इसमें ट्रायंगल लॉ, बड़े वाला जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर एस, आर क्यू एस, तो उसमें मैं पीजीटी अप्लाई करता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और ये पूरा कंप्लीट कितना हो गया, एस क्यू, ये दिस इज ए और दिस इज बी कॉस थीटा, तो ये हो गया ए प्लस,
है ना। खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओनली ए से काम चल जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ से दो, ये हमारा ए था और ये हमारा बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसमें पीजीपी अप्लाई करो तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा पीजीपी, ये आर है हमारा, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो मिलता है पीजीटी के थ्रू। तो आर स्क्वायर, इसे आप ओपन करो एक्सपेंड करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के थ्रू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बन जाएगा हमारा 1, साइन स्क्वायर बी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा आना चाहिए, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो जो हमारा रिजल्टेंट बनता है तो आप ये इससे आप है ना 2ab कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर एंगल बना रहे हैं थीटा, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है, इसलिए मैं तो इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करूँगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, बी को हमने रिजॉल्व किया तो ये मिल गया हमें बी साइन थीटा और ये हमें इतना तो पोर्शन मिल गया था बी कॉस थीटा। तो ये टोटल क्या हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा और ये हो गया बी साइन थीटा। तो हमने क्या अप्लाई कर दिया पीजीटी, है ना। तो ये पैरेललोग्राम लॉ का थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब एक होता है पोजीशन, अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज आपको टू वेक्टर गिवन, ये आपका एक एक्सिस है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, आपको ए वेक्टर गिवन है, सपोज ये आपका ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0, इसके कोऑर्डिनेट रखे x1, y1, है ना। एक बी वेक्टर देखा है, ये इसके आपको वेक्टर इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना। तो जनरली हम वेक्टर में क्या करते हैं, x के कंपोनेंट, x की जो डायरेक्शन होती है उसकी हम डायरेक्शन को लेते हैं, x एक्सिस है तो उसकी डायरेक्शन को हम i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर y एक्सिस है तो उसकी डायरेक्शन को हम j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है हमारी यूनिट वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। अगर वो z की डायरेक्शन में है तो उसे हम k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इजंट इट, i कैप, j कैप एंड k कैप। ठीक है, तो ये 2D में है, तो अगर मैं इसकी वेक्टर की फॉर्म लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसे ए वेक्टर और मैं इसका मुझे ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आपका जो ए बी वेक्टर होगा, आप इसमें ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, मुझे ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ। क्या अप्लाई कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ। क्या होगा ट्रायंगल लॉ, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, ये वेक्टर क्या देगा हमें, ओ बी वेक्टर, है ना। तो हमारा जो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर। ठीक है, तो जो हमारा ए बी वेक्टर है फाइनल, जैसे ओ ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। आप सपोज आपको ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो ओ बी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, x2 i कैप, है ना, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस ओ ए वेक्टर की कोऑर्डिनेट क्या है, x1 i कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये हमारा आ जाएगा ए बी वेक्टर। क्या आ जाएगा हमारा ए बी वेक्टर। ये मान लो अगर बी में से ए को माइनस करना है ना, बी में से ए को माइनस करना है, तो ये हमारा हो गया ए बी वेक्टर, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, पहले हम एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते हैं वेक्टर चैप्टर का, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। इस चैप्टर से आपको कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है और इस चैप्टर आपको 3D में आगे भी काम आएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, है ना।
मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी ना। तो मैग्नीट्यूड मान लो सपोज ये वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो कैसे निकलता है, इनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, ऐसे फाइंड आउट होता है। ये तो आप ऑलरेडी आपने 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किया और 11th क्लास में आपने वेक्टर में भी किया होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो आपके दो प्रोडक्ट होते हैं, ये भी आपने पढ़ा ही है ना। एक होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड वन होता है आपका, इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। सपोज ए वेक्टर है, ए वेक्टर दिस वन बी वेक्टर, अगर ये थीटा एंगल बना रहे हैं तो उनका जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, वो क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई और उनके बीच के एंगल का कोसाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कोसाइन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब ये देखो डॉट, ये तो दो वेक्टर है, तो दो वेक्टरों का जो डॉट है वो हमेशा क्या देगा आपको, स्केलर, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, कांस्टेंट है। ये भी क्या है, कांस्टेंट है, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है, स्केलर, है ना। इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। कभी कभी आपको दिया गया, है ना, ए वेक्टर दिया होगा, बी वेक्टर दिया होगा, बोलोगे उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करो, है ना। ये क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट को हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो दो वेक्टर का इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, वर्क है जैसे, है ना। तो वर्क को आप जनरली W है ना, W को आप जनरली F डॉट D से रिप्रेजेंट करते हैं। F डॉट D है तो दोनों वेक्टर, फोर्स भी क्या है, वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, वर्क हमेशा क्या होता है ना, वर्क हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो सपोज मुझे ए वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, बी वेक्टर गिवन है आपको 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो पहले मैं बता देता हूँ कि डॉट कैसे निकालते हैं ना। या तो आप इससे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो, पहला मेथड, फर्स्ट वन मेथड। डॉट कैसे निकालते हैं, पहले ए डॉट बी सीख लेते हैं। तो ए डॉट बी, ये आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2i प्लस 2j प्लस k कैप इंटू डॉट है ना, डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो, 2i है ना, 2i डॉट 2i, ठीक है, माइनस 2i डॉट j कैप प्लस 2i कैप डॉट k कैप, ठीक है। नेक्स्ट अब 2j का टर्म है, 2j डॉट 2i कैप प्लस 2j माइनस j कैप, ठीक है। नेक्स्ट है ना, कोई एरर ना हो जाए, 2i, अब 2j का टर्म है किससे, k कैप से, डॉट k कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस k कैप डॉट माइनस j कैप, ठीक है, और प्लस k कैप डॉट k कैप। अब देखो थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये, i डॉट कैप, i और i के बीच का एंगल कितना होता है, देखो अगर मैं बात करूं i और i के डॉट का, तो ये क्या होगा, इनके मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0, क्योंकि आई कैप और आई कैप दोनों एक्स डायरेक्शन में है, तो बीच का एंगल क्या हो गया, 0 तक 1 1 1 1। तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 1, 2 2 जब 4, और आई डॉट आई क्या हो गया हमारा, आई कैप कॉस 0। तो ये क्या मिलेगा हमें 1, क्योंकि ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर
तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये भी 1 और ये भी 1, तो 4 हो गया। ठीक है, ये हमने सॉल्व किया। देन -2 आई और जे के इक्वेशन के दो, आई मतलब एक्स डायरेक्शन, जे मतलब वाई डायरेक्शन, तो एक्स और वाई में कितना एंगल बनेगा, एक्स और वाई, ये एक्स है, ये आई कैप है ना, ये जे कैप है, ये के कैप है, तो उनके बीच का एंगल कितना है, ये 90, दिखने में 90 लग रहा है लेकिन ये 90 है ना, ये प्लेन में है ना, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 90, cos 90 क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0, इजंट इट। ठीक है, नेक्स्ट आई और के बीच का एंगल क्या होगा 90, है ना, cos 90 क्या होता है 0, तो ये भी हमारे क्या मिलेगा 0, जे और आई के बीच का एंगल कितना मिलेगा हमें 0, तो इसके 0 ही होगा। जे और जे, ये है जे और जे क्या होता है, ये तो -2 हो गया, -2 और जे क्या हो गया cos 0 क्या हो गया 1, तो ये -2 मिल गया हमें। जे और के परपेंडिकुलर है, cos 90 क्या होता है 0, तो यहाँ पे थीटा के cos 90 आ जाएगा, तो cos 90 0 होता है, ये भी हमें 0 मिला, है ना। ठीक है, सेम यहाँ पे भी 0 मिला है, जे और के बीच का एंगल 0। ठीक है, के और के ये हमें मिलेगा, के और के बीच का एंगल क्या होता है के कैप डॉट के कैप, मैग्नीट्यूड तो 1 1 हो गया, उनके बीच का एंगल 0, तो क्या हो गया 1 मिलेगा। तो आंसर कितना है आपके पास 4 2, ये मिलेगा आपको 3, कितना मिल गया 3। तो ये लॉन्ग प्रोसीजर है, तो उससे हम थोड़ा सा शॉर्ट सेकंड मेथड देखो इसका, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं हम, तो शॉर्ट सेकंड मेथड है उसे आप फॉलो करो। तो ए डॉट बी अगर मैं निकालूँ इस डॉट प्रोडक्ट, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 into -1 -2 एंड दिस इज +1, तो आपका आ गया ए डॉट बी 3, इजंट इट। मान लीजिए इन दोनों, मेरा क्वेश्चन क्या है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो आपसे क्रॉस से भी कर सकते हैं, डॉट से भी, जो भी आपको ईजी हो, क्योंकि डॉट ज़्यादा ईजी है इन कंपेरिजन टू क्रॉस प्रोडक्ट। अब जो मैग्नीट्यूड की बात हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 4 4, 2 का स्क्वायर 4 4 8 और 1 9 9 का मतलब 3 यूनिट। ठीक है, बी वेक्टर की बात करते हैं, तो बी वेक्टर क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4, ये हो गया √6, कितना हो गया √6। तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट था ए डॉट बी किसके इक्वल था, उनके मैग्नीट्यूड, है ना, और उनके बीच का कोसाइन। तो मुझे बीच से एंगल फाइंड आउट करना है cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन उनका मैग्नीट्यूड, इजंट इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉट कितना आया था हमारे पास 3, और उनका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 3√6, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये cos थीटा क्या बन जाएगा cos इनवर्स 1/√6, जिससे आप इवेल्युएट नहीं कर सकते, तो ये आपको फाइनल आंसर होगी। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर दो वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 by 1 करेंगे थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है ना, तो आपने डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आप ए डॉट बी की वैल्यू रखोगे, कॉस ये वाला टर्म कहाँ जाएगा अपॉन में, तो ए डॉट बी 3 मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 1/√6 को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते विदाउट कैलकुलेटर, तो इस आप एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, इजंट इट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ये कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, ये नोट कर लो यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव, इस सब क्या कौन सा लॉ बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना, ये से फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव मतलब आप मतलब आप इसे रिवर्स कर दो तब भी डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 3 into 2 होता है ना, या 2 into 3 होता है, बोथ आर सेम, तो सिमिलर वे में ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो बात करते हैं सेकेंड, सेकेंड है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, सेकेंड प्रोडक्ट है क्रॉस
वैसे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से जो रिजल्टेंट मिलता है, जो इनको ओवरऑल, वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है ना, तो यह वेक्टर प्रोडक्ट। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा? ए बी और उनके बीच का साइन और ये एक डायरेक्शन देगा एन कैप। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करते हैं बहुत देखेंगे हमने। आपने डिटरमिनेंट पढ़ा है तो आप बड़े जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? उनकी मैग्नीट्यूड डॉट में था कॉस, यहाँ पे है वेक्टर में क्रॉस में साइन। ठीक है, ये हमें क्या देगा? मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मतलब स्केलर क्वांटिटी, तो ये हमें देगा मैग्नीट्यूड। क्या देगा? मैग्नीट्यूड। अब ये एन कैप क्या है? एन कैप क्या देता है? डायरेक्शन। क्या देता है? डायरेक्शन। दोनों की बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं डायरेक्शन बता देता हूँ आपको। सपोज ये ए वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर। अब मैं इसे रिवर्स करता हूँ, ये आपका बी वेक्टर हो गया और ये आपका ए वेक्टर हो गया। एक ही डायग्राम से समझ लो, एक ही। अगर देखो मुझे ए क्रॉस बी के डायरेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ क्या करूँगा? कर्ल करूँगा। ठीक है, देखो ये हमारे क्या? ए क्रॉस बी, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ रही है? सपोज मान लो ये प्लेन में है ना, ये आपका प्लेन है और ये आपका के, ये आपका के कैप है, ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है। ठीक है, मान लो आपका यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर और इधर है आपका बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर ये कौन से प्लेन में है? आपके एक्स और वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक प्लेन है मान लो जैसे कॉपी है इसका, इसमें दो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर। तो मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? ए से बी की तरफ कर्ल करूँगा, ए से बी। मुझे ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? ए क्रॉस बी इनवर्ट आएगी, है ना। इनवर्ट का मतलब आपका क्या हो गया? मान लो अगर इधर को आप देखो, आप ये आपका आई प्लेन है, एक्स प्लेन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो आप बी क्रॉस ए देखो, आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो इनवर्ट है ना, इनवर्ट का मतलब क्रॉस। यहाँ से के क्या मान सकते हो, है ना, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना ए और बी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है? के कैप। ठीक है, के कैप आ गई। तो अगर आप आई क्रॉस जे की वैल्यू निकालते हैं तो आपकी जो डायरेक्शन आती है वो क्या आती है? के कैप। अगर सपोज मैं उल्टा कर दूँ, मुझे बी क्रॉस ए करना है। ठीक है, ये बी की तरफ, अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ, ये आपका ए क्रॉस बी है। अगर मैं जे क्रॉस आई करूँ, जे क्रॉस आई करूँ, जे क्रॉस आई का मतलब बी से जे, ये बी, ये जे उसमें है एक्सेस में, ये हमारा आई एक्सेस में, तो जे क्रॉस, तो ये हमारा क्या होगा? अपोजिट आएगा। पहले हमारा इनवर्ट आ रहा था, इनवर्ट का मतलब के कैप। ठीक है, अब बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो आउटवर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा? माइनस के कैप, माइनस का के कैप। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो जो ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी? तो ये हमारे कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो ये हमारे मैग्नीट्यूड, तो इसमें जो कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्या रीजन है कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है? डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आ रही है? आप ए क्रॉस बी है तो इनवर्ड और बी क्रॉस ए है तो बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ ले जाओ तो आउटवर्ड, तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ए क्रॉस बी, अगर आपसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल। माइनस का मतलब अपोजिट साइन। ठीक है, ये तो ये कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब निकालते कैसे? हम इससे वन बाय वन देखते हैं। अब जो आपका जो वेक्टर होता है ना, जो यूनिट, जो आपका यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर आया था, जो उसे बाद में देखेंगे ना, तो आपको ये वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। या तो आप वन बाई वन करो मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, याद रखना, अगर आई क्रॉस आई की बात कर रहा हूँ और आई क्रॉस जे की बात कर रहा हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड आई और आई, उनके बीच का एंगल क्या है, साइन जीरो। तो साइन जीरो से क्या बना देगा, जीरो। तो आई का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या रिजल्टेंट मिलेगा, जीरो। अगर मैं आई और जे की बात करूँ, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, उनके बीच का एंगल कितना हो गया, मैग्नीट्यूड तो वन वन रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वन वन, लेकिन इनके बीच का एंगल क्या है, 90 है ना। और जो डायरेक्शन मिलेगी आई क्रॉस जे वो हमेशा, ये आई है जे है तो ये मिलेगा परपेंडिकुलर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, के कैप। आप ऐसे सर्कुलर बना के भी कर सकते हैं, ये आई है, ये जे है, ये के है। अगर आपको आई क्रॉस जे करना है, आई क्रॉस जे का क्या मिलेगा रिजल्टेंट, के कैप। अगर के क्रॉस आई करना है, के क्रॉस आई तो क्या मिलेगा, जे कैप, है ना। ऐसे जे क्रॉस के करना है तो क्या मिलेगा, आई कैप। अगर मैं इसको उल्टा चलूँ, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो माइनस का आई कैप मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा वन वन हो गया, ये वन, दिस इज वन, दिस इज वन, तो के कैप, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। इसका ध्यान रखना जब आप इसका मल्टीप्लाई वन बाई वन करोगे, ठीक है। आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो, और आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। अगर मैं बात करूँ जे क्रॉस आई, आप अपोजिट चल गए ना, जे क्रॉस आई अपोजिट चल गए तो माइनस का के कैप, ठीक है। लेकिन मैं इसे लॉन्ग मेथड से नहीं करूँगा, मैं इसे डिटरमिनेंट वाले मेथड से करूँगा, है ना। तो मैं इसे डिटरमिनेंट वाले मेथड से अगर फाइंड आउट करूँ, मुझे इसका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँगा, ए क्रॉस बी, तो क्या करते हैं आप, आई जे कैप के कैप, इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म लिखते हैं, आई जे के तो आने ही आना है। फिर क्या मैग्नीट्यूड, इनके आप कोएफिशिएंट लिखो, वन वन वन, वन वन वन, टू वन माइनस वन, टू वन माइनस वन, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड कर दो, इसका सिंबल क्या होता है, प्लस, इसका सिंबल माइनस और इसका सिंबल प्लस। तो आई कैप से जाने वाले रो और कॉलम को हाइड करो, ये रो और एक कॉलम, तो माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन। अब माइनस जे कैप का टर्म है, तो इससे जाने वाले रो और कॉलम को हाइड करो, ये हमारा कॉलम, ये रो, माइनस वन माइनस टू, ठीक है। सेकेंड के कैप है प्लस का डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव है, प्लस के कैप, मेरी कॉलम और ऊपर हाइड करो, वन माइनस टू, वन माइनस टू, ठीक है। तो ये आ गया माइनस टू आई कैप, ये हो गया प्लस थ्री जे कैप, अब ये हो गया माइनस का के कैप। तो ए क्रॉस बी आपको फाइंड आउट आ गया ना, समझ कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारा जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमें क्या देते हैं, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे वर्क हो गया, वर्क को आप क्या करते हैं, एफ डॉट डी, है ना। जब भी आप करेंगे तो एफ डॉट डी के साथ करेंगे अगर वेक्टर के फॉर्म में है तो। अब क्रॉस का कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था टॉर्क, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो एक डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, तो वो हमें क्या देगा, टॉर्क। आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ हमें जो क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी क्या देगा, देखो वेक्टर ही तो आ रहा है ना, वेक्टर आ रहा है, इजंट इट, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इजंट इट। अब एप्लीकेशन जो हमने पढ़े हैं डॉट और क्रॉस का, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉट है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जो हमने डॉट और क्रॉस करना सीखा है उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है ना। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले सभी को हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो आपको 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सपोज मुझे दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है, ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं, है ना। सपोज ऐसे, या बी ले लो, से ए ले लो, किसी को भी बी और ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे इसका एरिया बताइए। तो देखो आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है कि जो है ना, अगर मैं इसमें एक ट्रायंगल बना दूँ इस टाइप से, ए है ना, तो आपका क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम है जो आपको ये ब्लू लाइन में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पैरेललोग्राम में है। उस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है, ए वेक्टर और बी वेक्टर,
ठीक है, इजंट इट। तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके दो एडजेसेंट साइड वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। तो हमने क्या किया, क्लास 9 का हमने एक थोड़ा कंसेप्ट लगाया कि सेम बेस में, देखो सेम बेस है, रेक्टेंगल के लिए भी वही बेस है सेम, और पैरेललोग्राम के लिए भी वही बेस है सेम। तो उनका एरिया क्या होता है, तो सेम बेस है ना, सेम बेस और सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, उनका हमेशा एरिया क्या होता है, इक्वल। एरिया क्या होता है उनका, इक्वल। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालते हो, एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब बात करते हैं इसके एल। ये देखो मैं अगर सिर्फ ये मुझे इसका साइड है, मान लो ये एल मान लेता हूँ, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं ना, ये ब्लैक वाले। तो ये ए वेक्टर है, तो ये भी तो ए वेक्टर है, ये सेम ही तो है, ये सेम है ना। तो हम वेक्टर नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ लेंगे, तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं ये क्या चीज़ है, ये जो ब्रेथ है, तो ये ब्रेथ को अगर मैं इसे रिजॉल्व करूँ, मान लो थीटा एंगल है, तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और फिर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये वर्टिकल बी साइन थीटा, तो ये भी बी साइन थीटा होगा। ठीक है, मतलब ये बी वेक्टर, मैंने इसे रिजॉल्व किया। सबसे अच्छी बात क्या खासियत है उसके वेक्टर की, आप उसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल वाला बी कॉस थीटा और वर्टिकल वाला बी साइन थीटा, तो ये बी साइन थीटा तो है, तो ये हो गया बी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, बी साइन थीटा। तो अगर मैं इसे एक साथ लिखना चाहूँ, बी साइन थीटा ऐसे, तो आप इसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, है ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो आप जैसे ए क्रॉस बी करते थे, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी, है ना, और साइन थीटा की है। डायरेक्शन की तो बात कर ही नहीं रहे, तो इसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, है ना। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम जो बोलेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी। इसका एक्सप्लेन हुआ है। तो आप किसी भी वेक्टर का, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने से मतलब करना चाहते हैं, अगर तो उसकी दो साइड गिवन है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर का क्या निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर उसका क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। मान लो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो इस टाइप से आ रहा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ए क्रॉस बी, तो आप इसका क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कॉम्बिनेशन का स्क्वायर करके ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सिंपल है, ये आपका जनरली 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इधर फिर तो आप इसे रिवाइज कीजिएगा। आज क्या क्या सीखा हमने, एक बार उससे हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वेक्टर होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रॉस कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो डॉट हमें क्या देता है कि स्केलर क्वांटिटी, जबकि क्रॉस हमें क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, और उससे पहले हमने क्या देखा था, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम का लॉ। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्लास में अभी इसके बारे में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।